गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। आज एक प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने हूं और ये प्रैक्टिस सेट सीटेट एग्जाम का है। लास्ट ईयर 2021 का ये सीटेट का एग्जाम पेपर है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आज, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम है वो आपकी सीटेट से ही रिलेटेड आने वाली है। तो आइए देखते हैं, आप मेरे साथ पेडागोजिकल पैटर्न के कुछ सवालों को समझेंगे। देखिए अपनी स्क्रीन पर पहला सवाल। लॉरेंस कोहलवर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करें। सवाल एक बार पुनः देखें आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप सब समझ पा रहे होंगे कि कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है सीटेट की जहां पर जीन पियाजे, कोहलवर्ग या फिर वाइगोत्स्की से रिलेटेड सवाल नहीं होते हैं। ये किसी भी एग्जाम की बेस माने गए हैं। तो लॉरेंस कोहलवर्ग पर्टिकुलर जाने के सिद्धांत से जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलवर्ग आपके जाने जाते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत से। तो आगे आइए। अच्छा, नैतिक विकास के सिद्धांत को लेकर दो चीजें आई। एक तो आई नैतिक दुविधा और दूसरा आया नैतिक तर्कणा। तो अगर हम कहें कि जो सामाजिक नियम है इनके बारे में सही और गलत की धारणा, क्या सही है और क्या गलत है, इसके विषय में निर्णय लेना ये नैतिक तर्कणा के अंतर्गत आता है और निर्णय ना ले पाना ये नैतिक दुविधा के अंतर्गत आता है। आई होप ये क्लियर है। और यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि सिद्धांत में नैतिक तर्कणा मतलब सही और गलत का निर्णय ले पाने के विषय में किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इन नियमों का पालन भी करें। तो आप समझ सकते हैं कि 3 अवस्थाओं में 6 चरण हैं। पहली अवस्था का प्रारंभ होता है 4 से 10 वर्ष, जिसे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज कहा गया है, पूर्व परंपरागत, और इसके 2 चरण हैं। फिर दूसरी अवस्था है 10 से 13 वर्ष, जिसे कहा गया कॉन्वेंशनल स्टेज, इसका मतलब परंपरागत या फिर रूढ़गत अवस्था। इसके भी 2 स्तर हैं। और फिर अंतिम जो अवस्था है वो है पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसे कहा गया है उत्तर रूढ़गत या फिर पश्चिम परंपरागत। तो इसके भी 2 स्तर बताए गए हैं। वो पूछ रहा है किस चरण पर छात्र मान लेते हैं, तो आप सब समझ पा रहे हो अंतिम चरण ही होगा। और अंतिम चरण में भी पहला विकल्प कह रहा है सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास, यंत्रीय प्रयोजन अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आप समझ पाएंगे? पहला सही है आपका सामाजिक क्रम को बनाए रखने का अभिविन्यास। तो ये अंतिम अवस्था में शामिल पहला चरण है। ठीक है, इसके विषय में पूरा डिटेल लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं थिंक साइकोलॉजिकली पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लास की विशेषता नहीं है? आप सबको पता कि सीटेट जो बेसिक एग्जाम बनाई गई है वो टीचर के टीचिंग स्किल को समझने के लिए बनाई गई है। तो यहां पर ज्यादातर सवाल निगेटिव पैटर्न पर पूछे जाते हैं ताकि आपको चेक किया जा सके कि आपके भीतर पेशेंस है या नहीं है। तो सवाल एक बार पुनः देखिए, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है? इसका मतलब इस पर 3 पॉजिटिव होंगे और 1 कोई नेगेटिव होगा। तो जो नेगेटिव है वही हमारा आंसर होगा। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, आप समझ पा रहे, सक्रिय रूप से सहभागिता प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। राइट,
ये तो है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ये है इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। गतिशील अध्यापक, इसका मतलब ये भी है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। लचीला समूह गठन, बिल्कुल ये भी है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दंड और पुरस्कार का प्रयोग, हमारा आंसर यही होगा कि हम प्रगतिशील कक्षा में दंड और पुरस्कार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? दंड और पुरस्कार क्या करता है? पुरस्कार बालक में लालच उत्पन्न कर देता है और दंड क्या कर देता है? दंड उसके स्वाभाविक विकास को बाधित कर देता है। आई होप क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? लर्निंग किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो हम कह सकते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछे जा रहे हैं। तो देखो आप, पहला कह रहा मनोवैज्ञानिक कारकों से। बिल्कुल, अधिगम मनोवैज्ञानिक कारकों से। आप मानसिक रूप से बेहतर सोच रहे हैं, अभिप्रेरित हैं, तो अधिगम प्रभावित होगा। तो आप पढ़ते होंगे मानसिक रूप से, इसका मतलब यहां कौन सी चीज काम करेगी? अभिप्रेरणा काम करेगी, राइट। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, बिल्कुल समाज संस्कृति भी प्रभावित करेगी। विद्यालय से संबंधित कारक बिल्कुल करेंगे, अध्यापक से संबंधित कारक। तो इसका मतलब चारों सही है बच्चा, यहां पर चारों सही है और आपका फोर्थ राइट आंसर होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते होंगे सी टाइप में क्वेश्चन कम, पैराग्राफ ज्यादा आते हैं। तो देखो अब पैराग्राफ टाइप वाला क्वेश्चन, अपने लंबे मगर कम चौड़े। तो लंबा है और कम चौड़ा। देखो लंबा तो है मगर कम चौड़ा है। गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। तो समझ पा रहे होंगे आप, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पढ़ते हैं जीन प्याजे में आप, तो यहां कुछ करना ही नहीं है। फोर्थ आपका राइट आंसर होगा, राइट। दोनों गिलासों में समान मात्रा में पानी की मात्रा है बट दोनों के आकार में अंतर है, ठीक। तो केंद्रीकरण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसकी मां उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी। आप समझ पा रहे, एक बच्चा है जिसका नाम अमन है, वो पहेली के पजल के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे संघर्ष भी करना पड़ रहा है, सही जगह सही टुकड़े नहीं फिट हो पा रहे हैं और उसकी मां कैसे, क्या, क्यों के रूप में उसे इंडिकेट कर रही है, संकेत दे रही है। लेव वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी कौन सा है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, राइट। आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से जीन प्याजे जाने जाते हैं। ब्रूनर और वाइगोत्स्की भी इसमें जुड़ते हैं। तो पहला विकल्प कह रहा बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाड़ का निर्माण करेगी या पाड़ का काम करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, सीखने में मदद नहीं करेगी। अच्छा, जब संकेत कर रही है तो नहीं कैसे हो सकता है? फोर्थ गलत है। फिर जब हेल्प की जा रही तो आक्रामक गलत है। बच्चों को अभिप्रेरित करेगी, बच्चों की बात कहां आ रही भाई? अमन की बात आ रही, तो बच्चे भी नहीं हो सकते। इसका मतलब 3 नेगेटिव 1 बचा। अधिगम के लिए पाड़ का काम करेगी और पाड़ क्या है बच्चा? पाड़ समझ पा रहे होंगे, ये है आपका ढांचा निर्माण। इसी को कहा गया है स्कैफोल्डिंग। सीखने में बड़ों के द्वारा की गई अस्थायी टेम्परेरी हेल्प, अस्थायी मदद, ठीक है। तो अधिगम के लिए पाड़ का निर्माण करेगी। अभी जो चीज हम आपको बता रहे हैं, जो चीज समझा रहे हैं, इसका मतलब ये भी टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग है। समस्या समाधान की संभावना बढ़ाई जा रही है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी, एक नई परिस्थिति, तो आप सबको बता चुका हूं नवीन परिस्थिति पहले से कनेक्ट करिए। नवीन परिस्थिति कहां लगती है? सृजनात्मकता में लगती है। दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है? तो सृजनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो बच्चा ये है आपका सृजनात्मक, अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण सृजनात्मक, और यही आपका होता है मुक्त अंत। इसका प्रयोग नवीन परिस्थिति में समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर? तो आप सबको पता कि बालक विकास का जो सिद्धांत है वो सिर से पैर की ओर है, राइट? सिर से पैर की ओर है, पैर से सिर की ओर नहीं होता है। तो सिर से पैरों की ओर बढ़ता है। अब इसे किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? मात्रात्मक परिवर्तन, गलत है ये। विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, गलत है। शीर्षगामी, अधोगामी, इन दो में होना चाहिए। तो शीर्षगामी ही है, सिर से पैर की ओर। यह है आपका शिरोपुच्छीय, राइट, या सिरोपदा विमुख, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं सिफेलोकॉडल। सिरपुच्छीय बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के, कक्षा की बात आ रही है, विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभवों को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना एक उदाहरण माना जा सकता है। व्यवहारवाद, प्रत्यक्ष निर्देशन, सामाजिक संरचनावाद, पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन। अपने अनुभव आए तो पाठ्य पुस्तक आधारित अध्यापन तो होने का सवाल नहीं, व्यवहारवाद भी नहीं है, प्रत्यक्ष निर्देशन नहीं है, ये है आपका सामाजिक संरचनावाद, राइट। क्लियर? कक्षा में विद्यार्थियों, कक्षा तो कक्षा का जैसे ही लगाएंगे कक्षा या विद्यालय, लघु रूप है, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहयोजक अधिगम का, तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात चल रही है। अब सहयोगात्मक प्रणाली सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, अधिगम प्रतिफलों को सभी के लिए कम करती है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का निर्माण करती है। तो अब ये ऐसे सवाल होते हैं बच्चा जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, प्रोत्साहन हमेशा पॉजिटिव है, ये कैसा है? सकारात्मक है, ये पॉजिटिव है। हतोत्साहित कैसा है? ये नकारात्मक है। प्रतिफलों को सभी के लिए कम करना नकारात्मक है, और रूढ़िबद्ध धारणाएं नकारात्मक है। तो आप जानते हो 3 जब नकारात्मक है तो केवल एक सही बचा, पहला विकल्प आपका सही है, सक्रियता से प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? सुविधा वंचित कहिए, डिप्राइव्ड बच्चे कहिए। तो सुविधा वंचित मोस्टली कौन से? घुमंतु कह सकते हो या फिर कह सकते हो SC STs, राइट। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। क्या करना है इनको? योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। यहां सुविधा वंचित बच्चे में सभी बच्चे हैं जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। समझिए, अब सरकार कह रही सबको शिक्षा फ्री मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं ले पा रहे। वो ले क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि
आर्थिक विपन्नता बहुत है, सामाजिक समावेशन में कहीं ना कहीं कमी है, समाज या फिर वर्ग सामाजिक हाशिए पर टिका हुआ है, मार्जिन पर रहने वाले लोग हैं वो। तो योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, गलत है, उनमें योग्यता का समूह बन नहीं सकता है। विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, गलत है, विद्यालय ही समाज का, तो विद्यालय सबसे अच्छा उदाहरण है, ये मानकर चलो। हम सबसे ज्यादा विद्यालय में ही सिखा सकते हैं सामाजिकता को लेकर। तो विद्यार्थियों के लिए विशेष अनुभाग बनाने चाहिए, विशेष गलत है। तो पहले एक बात समझने की कोशिश करो कि अगर हम कहें कि ये पॉइंट भी समावेशी शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, वंचित वर्ग, तो समावेशी शिक्षा विशेष पद अथवा व्यवस्था का विरोध करती है, तो गलत है ये। सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम को संवर्धन, अधिगम के संवर्धन क्या है, इंप्रूवमेंट के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। फोर्थ आपका सही है, ठीक। ऑफलाइन क्लास में मैंने समावेशी बहुत बेहतर से आप सबको पढ़ाया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, खेल की बात चल रही है, बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, कहलाता है एकांगी खेल। तो जहां बच्चे लग गए वहां एकांगी का सवाल नहीं हो सकता, अकेले खेले जाने वाला वीडियो गेम हो ही नहीं सकता। स्वतंत्रता एकाकी खेल, फिर एकाकी शब्द लगा, ये भी नहीं हो सकता। कल्पनाशीलता वाला खेल हम सोच सकते हैं, समानांतर खेल। तो देखो, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं को समझने में सहायक। तो जब दूसरों के विचारों, भावनाओं को समझने की बात आती तो सबसे पहले क्या आता बच्चा, इमेजिनेशन आता, कल्पनाएं आती। तो तीसरा आपका सही है, ठीक है, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि, बहुबुद्धि कह सकते हो उसे, बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत, बहुआयामी का मतलब हुआ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत, दृष्टिगत जगत कहिए भौतिक जगत, जिसे हम देखते हैं, जैसे हमारी आंखें देख सकती हैं, भौतिक जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है। तो आप सबको पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 7 से लेकर 9 प्रकार तक की बुद्धियां डिफाइन की हैं, 7 फिर 8 और फिर 9। वो कहना चाहते कि कोई एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, बहुत सारी बुद्धियां होती हैं और सब की सब अपने आप में अलग अलग हैं। किसी एक बुद्धि का प्रभाव दूसरी बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, ये उनका मानना है। तो बच्चा हार्वर्ड गार्डनर का भी ब्रॉड लेक्चर अपलोडेड है ऑलरेडी, आप उसे देख सकते हो। हालांकि मैं जल्दी ही इसे रीस्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको दोबारा भी ये पढ़ने को मिल जाएगा। तो पहला कह रहा है शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, दूसरा कह रहा अंतः वैयक्तिक बुद्धि, तीसरा कह रहा तार्किक गणितीय गणन बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। शारीरिक गतिबुद्धि कौन सी है भाई, फिजिकल, या जिसे कहते हो काइनेस्टिक। अंतः वैयक्तिक कौन सी है, इंट्रापर्सनल है। तार्किक रीजनिंग अथवा नंबर, और स्थानिक कौन सी है, स्पेटियल है। तो आपको पता है दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने के लिए कौन सी है, स्पेटियल है बच्चा, स्थानिक बुद्धि मानी गई। इसमें क्या होता है कि दृष्टिगत जगत को जो आंखों से हम देखते हैं उसके बारे में हम सही तरह से अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे परीक्षाओं में अच्छे अंक लाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय, असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। बात तो सही है भाई, सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं है, इसलिए सब एक समान अंक ला नहीं सकते। कितनी अच्छी बात कही गई। तो यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का ना तो भय लाना चाहिए और ना ही उपलब्धि का दबाव बनाना चाहिए। यह कथन ए है। कथन का कारण दिया गया आर। ऐसा क्यों करना सही या गलत होगा। अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, मीनिंगफुल लर्निंग, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक एवं भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सकें। बिल्कुल, फिजिकल और इमोशनल सेफ्टी फील कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है। तो सही विकल्प चुनना है, ए सही है लेकिन आर गलत है।
गलत है, ये आप सब समझ पा रहे। ए तो सही है, ये तो बात पक्की आ गई, और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत है। ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है, और आर सही व्याख्या भी करता है। बच्चा चौथे तक जाने की जरूरत नहीं है, तीसरा विकल्प आपका सही है। तो ये था आज का ये सेशन, जिसमें हमने दिसंबर 2021 में सीटेट के क्वेश्चंस को शामिल किया है। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कर सकते हैं। इसका शेष पोर्शन बहुत ही जल्द आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।